ये 2024 में जो मैथ का पेपर हुआ था, किसका हुआ था हाई स्कूल में, उसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों है। इसका कोड क्या था? कोड था 822 HV। ठीक, कोड था 822 HV। सब्जेक्ट मैथ था। क्लास जो थी कक्षा 10th। ठीक है, क्लास 10th के लिए था। इसके पहले पार्ट को हम लोग करते हैं यानी। ठीक, चलो फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले देख लो क्या लिखा होता है कि आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है ये। ठीक, 15 मिनट जो है आपको परीक्षा पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक, इसमें सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। तो इसके बाद जो है, इसमें खंड आ है और इंग्लिश में खंड ए है। ठीक, तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। ये खंड ए कहा जाएगा इंग्लिश में, हिंदी में खंड आ है। पहला क्वेश्चन जो है दोनों लैंग्वेज में एक साथ लेके चलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इंग्लिश में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो, क्यूबिक का मतलब है या फिर त्रिघात का मतलब क्या है कि जो इक्वेशन हमारे पास होगी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि जो x की मैक्सिमम पावर है वो 3 है। जितनी पावर मैक्सिमम होती है उतने ही नंबर ऑफ शून्य होते हैं, यानी उसके रूट्स होते हैं। उसी को शून्यक कहा जाता है और उसी को क्या कहा जाता है, जीरोज कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यूबिक बोला गया है इसका मतलब 3, त्रिघात बोला गया है इसका मतलब 3। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो। सेकंड, इसमें कहा जा रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है प्राइम फैक्टर बताना है। क्या है, प्राइम फैक्टर 140 का। क्या करना है हमको, एलसीएम लेते हैं जैसे वैसे ही लेना है 140 का और उससे मैच कराना है। ऑब्जेक्टिव है। ठीक, 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन। कितना है, 140। सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 70 बार में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 35 टाइम्स। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 से तो जाएगा नहीं ना, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से जाएगा कितना जाएगा, 7 टाइम्स। फिर उसके बाद 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका फैक्टर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2। 5 की पावर कितना आ जाएगा, 1। 7 की पावर कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो प्राइम फैक्टर है या अभाज्य गुणनखंड है कितना है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, 2 की पावर 2। ऑप्शन सी जो है 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया मेरा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध बताना है। तो ये जो हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, भाज्य होता है जिसको भाज दिया जाता है, जिसका भाग दिया मतलब जिसमें भाग दिया जाता है, ये भाज्य है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है भाजक। क्या होता है, भाजक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर होता है भागफल। भागफल। और इसके नीचे क्या आता है, नीचे आता है शेषफल। शेषफल। तो इसमें क्या रिलेशन होती है, इसमें रिलेशन ये होती है कि भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी भाजक मल्टीप्लाई किससे होता है, भागफल से। ऐड क्या किया जाता है, ऐड को शेष जो होता है उसको ऐड किया जाता है, शेषफल। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है भाज्य। हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। ये हिंदी मीडियम के लिए था। इंग्लिश मीडियम में क्या करेंगे,
इंग्लिश मीडियम में भी सेम यही करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, डिविडेंड, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डिविडेंड, डिविडेंड। यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइजर, और यहाँ पे क्या आएगा, क्विसेंट, और नीचे क्या आएगा, रिमाइंडर। तब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों, इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है, यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई होता है क्विसेंट से, ठीक है। और ऐड क्या होता है, रिमाइंडर, बराबर किसका आता है, डिविडेंड के। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों लैंग्वेज में साथ लेके चल रहे हैं, मतलब दोनों लैंग्वेज हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें आपसे कह रहा है कि रैखिक समीकरण दिया गया है, एक ये कि युग्म का हल होगा, इनका सलूशन पूछ रहा है। इंग्लिश में देख लो, ये यूपी बोर्ड का पेपर है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दी गई है, ठीक है। क्या होता है, हमारे पास दोनों अगर दो इक्वेशन दी गई हैं, a1x क्या है, a1x b1y c1 बराबर 0, फिर क्या है, a2x b2y c2 बराबर 0, ठीक है। अगर a1 डिवाइड बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, तो इसका मतलब होता है कि यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब है कि केवल एक सोल्यूशन होगा। हिंदी के लिए क्या है, एक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब है इंग्लिश में एक सोल्यूशन। दूसरी बात, अगर a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके जो सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। क्या है, नो सोल्यूशन। पहले केस में यूनिक, फिर इसके बाद आया नो सोल्यूशन, यानी कोई सोल्यूशन नहीं। हिंदी के लिए कोई सोल्यूशन नहीं, वैसे नो सोल्यूशन। अब इसके बाद तीसरा केस आता है कि अगर हमारे पास a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, तो इसका मतलब होता है कि इसके बहुत सारे, मतलब मैनी सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन या इनफाइनाइट, हिंदी में क्या है, इसमें क्या है, अपरिमित रूप से अनेक सोल्यूशन, कुल मिला के अनेक सोल्यूशन। तो 3 कंडीशन होती है, ठीक। तो हमें चेक करना है क्या निकलेगा, तो यहीं पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पहली इक्वेशन में a1 कितना है, 1 है। यहाँ पर a2 कितना है, -3 है, बराबर। यहाँ पे b1 कितना है, 2 है। b2 कितना है, यहाँ पर -6 है। इसके बाद c1 कितना है, 5 है, और c2 कितना है, 1 है। पहले तो इन दोनों को देख लो, इनको जब देखेंगे तो क्या आएगा, -1/3 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 से काट देंगे तो यहाँ पर भी -1/3 बचेगा। डज नॉट इक्वल टू आएगा 5/1। इसका मतलब क्या हुआ, ये दो बराबर हैं। कौन दो बराबर हैं, ये a1 डिवाइड बाई a2 बराबर b1 डिवाइड बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें नहीं दिया गया ना कोई, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और इसमें क्या दिया गया है कि 2 सोल्यूशन है, अद्वितीय सोल्यूशन है, ठीक। अद्वितीय का मतलब हो गया कि यूनिक। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। कैसे किया, वही 3 कंडीशन लगा के जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कंडीशन निकल के आ गई, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। यानी a1 का a2 के साथ रेशियो वही है जो b1 का b2 के साथ रेशियो है, लेकिन c1 का c2 के साथ जो रेशियो है वो बराबर नहीं है।
इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, इसमें क्या है, आपसे सर्व अंतर का मतलब होता है कि कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, हिंदी में सर्व अंतर पूछ रहा है। और कौन सी सीरीज है आपकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। यहाँ पे क्या है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर होता है क्या होता है, सेकंड पद डी जो होता है, डी से लिखा जाता है, इसमें आता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर होता है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, जो भी लगा दें जिसके हिसाब से। तो हमारे पास पहला टर्म क्या है, माइनस का 5, दूसरा टर्म क्या है, माइनस का 1। तो माइनस का 1 माइनस के 5 से हमें डिफरेंस निकालना, माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस माइनस 5, तो ये क्या आ जाएगा, -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला ये 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4। यानी इनका जो डिफरेंस है, यानी सर्वांतर है या फिर कॉमन डिफरेंस है, कितना है, 4 है, ऑप्शन डी। तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका डी, सर्वांतर का है या फिर कॉमन डिफरेंस का है। इसके बाद क्या है, आपसे पूछ रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में क्या कहा जाता है, विवर्तक, विवर्तक है ना, डिस्क्रिमिनेंट या विवर्तक, इसको निकालना है आपको। इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका निकालना है। तो ये इसका फार्मूला क्या होता है, इसको डी से लिखा जाता है, ये हमारा होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमसे पूछा गया है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, ये सारे क्वेश्चन आपके जो पेपर में उसी को सॉल्व करा रहे हैं। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी बतानी है। इंग्लिश में देख लो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पॉइंट क्या है 2,3 और 4,1, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है हमको। फार्मूला क्या होता है, अगर दो पॉइंट हमको दिए गए हैं उनके बीच की डिस्टेंस का फार्मूला होता है, डी से लिखते हैं डिस्टेंस को, फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर जाएंगे, क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो पॉइंट अगर हमको दिए गए हैं किसी भी लाइन के, ठीक, तो हमारे पास जो पॉइंट है क्या है, एक हमारे पास ये इसका x1 और ये इसका y1, ये इसका x2, ये इसका y2, ठीक है। हम बस इनको पुट कर देते हैं यहाँ पे, जब पुट करोगे कितना आएगा, x2 कितना है मेरे पास 4, 4 में से कितने घटाओगे, 2 घटाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस, y1 कितना है 1, y1 मतलब हमारे पास 3 है और y2 कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, कोई भी आगे पीछे क्योंकि स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक, 2 बचेगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा अंदर, जब 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2, यानी 8 हो जाएगा। जब इसका 2 बाहर 4 बाहर निकालेंगे तो 2 रूट से बाहर आएगा और अंदर 2 रूट बचेगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2√2 सॉल्व करने के बाद, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, इसमें क्या है, इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन हमको दी गई है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं तब आपको वैल्यू बतानी है m की। हिंदी में देख लो, एक द्विघात समीकरण दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बताए जा रहे हैं बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनके मूल बराबर है तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, सॉरी, अगर मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आता है 0, यही लगाना है यहाँ पे। यानी अगर इनके रूट्स बराबर आते हैं तो इनका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, तो वही लगाते हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, इनका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा अगर रूट्स बराबर हैं, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आना चाहिए। b की वैल्यू क्या है, b का जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है माइनस का 12 है, तो लिख दो
माइनस का 12, माइनस के 12 का स्क्वायर करो, माइनस के 12 का स्क्वायर करते हैं, माइनस 4ac, 4 ए कितना है, ए हमारे पास 3 है, 3 लिख देते हैं। एम ए सी कितना है, सी कितना है, सी हमारे पास एम है, कंपेयर करने के बाद एम आया, एम को लिख देते हैं बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास 144 आ जाएगा 12 का स्क्वायर, इसका क्या करोगे, ये भी आ जाएगा मेरे पास 12 और ये m आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 12m इज इक्वल टू आ जाएगा 144। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब 12 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 12। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, डी, यानी m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए इसको ऐसे ही करेंगे, जल्दी भी हो जाएगा, पूरा डिटेल करके समझा भी रहे हैं आपको। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC, समबाहु त्रिभुज का मतलब है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी जो भुजाएं दी गई है 2a, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताना है। ठीक है, क्या है, ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle of side 2a, then the length of its latitudes, यानी इसके लैटिट्यूड को बताना है। तो लैटिट्यूड क्या होता है इसका, अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये बन गया ट्रायंगल, इसके सारी साइड बराबर है, सारे एंगल बराबर है। ठीक है, इसकी सारी साइड बराबर है और एंगल बराबर है। यहाँ से जो इसके लंब डाला जाएगा ये मिड पॉइंट पे आएगा, समझ लेना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मिड पॉइंट पे ही आता है। ठीक, और यहाँ से जब इस पे डाला जाएगा तो ये इसके मिड पॉइंट पे आएगा। ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है, ई जो है एसी का मिड पॉइंट है। अगर यहाँ से डाला जाएगा तो ये भी इसके मिड पॉइंट पे आएगा, एफ जो है ए बी का मिड पॉइंट है। आपसे कह रहा है कि सब लेंथ को बताना है, यानी कोई एक लेंथ निकालने सब बराबर होंगी। ठीक, ये क्या है, ये लेंथ हमको 2a दी गई है, नीचे वाली भी 2a होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये भी 2a होगी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो एक तो ये है कि हमको याद होना चाहिए, याद होने का मतलब है कि ऑप्शन सी। ठीक, दूसरा ये निकलेगा कैसे, निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये क्या है, डिवाइड करेगी बराबर, यानी अगर ये 2 है तो एक ये ए बचेगा और ये एक बचेगा। फिर उसके बाद ये 90 डिग्री पे होगी इक्विलेटर के केस में, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगा, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, कौन सा ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल हमारे पास जो बन गया, ट्रायंगल बन गया कौन सा, ए डी और बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया डी पे। यहाँ पे ये 2a है, यहाँ पे ये a है और हमको ये निकालना है, इसके बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितना है, 4a स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर जिसको निकालना है, मान लेते हैं x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4a से एक एक कट जाएगा, 3a बचेगा, 3a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, अंडर रूट ले लेंगे, कितना आएगा, a रूट 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी a रूट 3। निकालने के तरीका वैसे ही हमको याद होना चाहिए। ठीक, देखते ही आंसर लगा देना चाहिए था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसका है, सारणी दी जा रही है, निम्नलिखित सारणी का माध्य बताना है, माध्य मतलब मीन बताना है। ठीक, ये देख लो, इस सारणी का हमको मीन बताना है, टेबल का क्या आएगा, इसको करते हैं। तो इसको करने का क्या तरीका है, बॉक्स वाला जो तरीका है वही सबसे बेस्ट है। ठीक, सबसे बेस्ट यही है। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे जो अंतराल हमको दिया गया है वो लिखेंगे, ये कितना है, इसको हम लिखेंगे CI, क्लास इंटरवल। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम XI लिखेंगे। पहले x लिख दो फिर i लिखो, जिससे दिक्कत ना हो। यहाँ पर XI, यहाँ पे F और यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट। ठीक, यहाँ पे x थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं जिससे दिक्कत ना हो समझने में। यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऐसे टेबल बना लेंगे, यहाँ पर ये F है
ये आई मानते हैं तो ये भी आई मान लो। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आई एफ आई, ठीक है, उसके साथ लिखते जाएंगे। अब बात आती है कि एक्स आई क्या है, जो इंटरवल दिया है उसका मिड पॉइंट है, जो इंटरवल दिया हो उसका मिड पॉइंट है। इसको बना लेते हैं जितने भी इंटरवल हैं। अब लिख देते हैं, पहला इंटरवल क्या है, 1 से लेके 3, तो इनके बीच का कितना आ जाएगा, इनके जब इनको ऐड करोगे दोनों को और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा, वही हमारा एक्स है। कितना आएगा 2, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड कर दोगे। अब इनके बीच का इंटरवल 3 और 5 के कितना 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4 आएगा। फिर उसके बाद 7 और 5 के बीच का इंटरवल 5 और 7, इनके बीच का इंटरवल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 9, 7 और 9 के बीच, 7 और 9 इनके बीच का इंटरवल कितना आ जाएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। एक और बनेगी टेबल, क्योंकि एक और है ना, तो ये बना लो, ठीक, इसको बना लेते हैं। इनके बीच का इंटरवल निकालना है, यानी 3 + 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, वही एक्स हो जाएगा पहला। फिर उसके बाद 5 और 3 को ऐड करेंगे, 3 और 5 को 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। फिर 5 और 7 को ऐड करेंगे 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। जो मिड पॉइंट निकलेगा क्लास इंटरवल का वही हमारा एक्स है। अब यहाँ पे क्या है 9 और 11, 9 और 11 को ऐड करेंगे कितना आएगा 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी को बारंबार तक आ जाता है, ठीक है, वहाँ बारंबार तक लिख देना, तो बाकी एफ आई से नोट किया जाएगा। तो पहली कितनी है 3 है, दूसरे की कितनी है 2 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3 है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 2 × 3 6 आ जाएगा, 4 × 6 4 × 2 8 आ जाएगा, 6 × 4 24 आ जाएगा। तो इसके बाद 8 × 6 8 × 2 16 आ जाएगा। तो इसका 10 × 3 30 आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम और क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई का सम। फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा देख लो, फ्रीक्वेंसी का सम लिखते हैं, ऐड करो 3 और 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, ठीक है। ये कलर चेंज नहीं हुआ, होना तो चाहिए था 14, ठीक है, आँखें खराब हो गई क्या। अब इनका सम करो, इनका कितना करो 14, 14 और 16 हो जाएगा 30, 30 और 30 60 हो जाएगा, 60 और 24, 60 और 24 हो जाएगा 84, 84 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मीन जो निकालेंगे तो मीन क्या आ जाएगा, मीन इज इक्वल टू आ जाएगा, मीन क्या होता है समेशन ऑफ एक्स एफ आई इन दोनों का और समेशन ऑफ एफ आई। तो ये क्या आया है, इनका जो सम आया है किसका, ये जो सम आया कितना है 84 आया है, और जो फ्रीक्वेंसी का सम आया कितना है 14 आया है। जब इसको डिवाइड करेंगे कितना 6 बार में, ऑप्शन डी, ठीक, ये निकालने का तरीका है। ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी भी करना है क्योंकि 1 नंबर का है और सारे क्वेश्चन करने हैं तो कुछ छोड़ना नहीं है, इस वजह से टेबल बना के ही करना है इसको। तो ये हमारा हो गया। अगला वही हिंदी में भी 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दोनों में लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं, आंसर निकालना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि साइन 27 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 63 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक। हमारे पास क्या गिवन है, साइन 27 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 63 डिग्री। किसी एक को एक रूप में ले आए, या तो साइन को कॉस के रूप में ले आए या कॉस को साइन के रूप में ले आए। तो हमारे पास क्या है, साइन कितना दिया है 27 डिग्री, इसको हम ये नहीं लिख सकते ना 90 - 63, 90 - 63 करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा, 90 से अगर 63 घटाएंगे कितना आएगा 27 ही तो आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बात सही है। इधर जो नीचे है उसको ऐसे लिख दो, कॉस, कॉस कितना है 63, ठीक। अब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, क्योंकि 90 - थीटा है पहले क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब है कॉस 63 डिवाइड बाई कॉस 63 पहले ही से दिया था।
ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन 1। सबसे अच्छा तरीका है कि जो अगर डिवाइड में दिए गए हैं दोनों डिवीजन वाले एंगल को जोड़ के देखते हैं क्या इनका सम 90 डिग्री आ रहा है, अगर आ रहा है तो आंसर 1 होगा। तो 63 और 27 को ऐड करोगे 90 आएगा, तो ऑप्शन 1 लगा के आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, आपको cos a बराबर दिया गया है √3/2 और sin 2a की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो हमारे पास cos का जब दिया होता है वैल्यू, तो हम क्या करें, सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसको या तो एंगल मान लें। एंगल कितना आता है, एंगल कितना निकलता है cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 नहीं होती है। साइन साइन 30 की वैल्यू होती है √3/, हाँ cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। या तो वो तरीका है, या फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है ए, अगर हमें टेबल नहीं याद तब की बात है, एंगल ये है। और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस क्या है, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस कितना है √3 डिवाइड बाई कर्ण क्या होता है हाइपोटेनस क्या है 2। तो यहाँ पर हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इससे यूज करेंगे, क्या निकल के आ जाएगा, जब इसको यूज करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, इसको निकालना है। इसको निकालेंगे कितना है, 4 का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस ये हमको पता नहीं है, इसको x मान लो, x स्क्वायर। यहाँ से जब करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो इसका मतलब ये 1 आ गया। जब ये 1 आ गया तो साइन ए बराबर कितना आ जाएगा, साइन ए बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक, साइन ए बराबर 1/2 आ गया। अब हमें निकालना किसकी वैल्यू, साइन 2a की वैल्यू। साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a बराबर हमारे पास साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a बराबर होता है हम लोगों के पास 2 साइन ए कॉस ए। हमारे पास साइन ए की वैल्यू पहले से पता नहीं थी, जो कि हमने निकाल लिया, लेकिन 2 साइन ए की वैल्यू कितनी निकाली 1/2, और इसका कॉस ए की वैल्यू कितनी दी थी √3/2। यहाँ से ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3/2, जो कि किसकी वैल्यू है साइन 2a की वैल्यू। ठीक, ये तरीका था। दूसरी बात, अगर आपको टेबल से वैल्यू याद है तो ये वैल्यू किसकी है, cos 30 की वैल्यू है। cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, cos 30 की वैल्यू ये आ गई, तो साइन 30 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। साइन 30 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, तो जो वैल्यू हमें पास दी है वही वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला, इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमको, फाइंड द वैल्यू। ये तुम निकाल चुके हैं, तो ये भी निकाल चुके हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर है। हिंदी में भी ये लैंग्वेज तो वही रहेगी ना, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। क्या गिवन है, गिवन जो इसको लिखो 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इनको चेंज कर लेंगे साइन में। तो 1 + साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर है। ये tan को चेंज कर लिया, नीचे cot को भी चेंज कर लेते हैं। 1 + cos स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये साइन है, ये साइन है, साइन स्क्वायर ए, फिर से ही लिख दो, ये हमारा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, जब अंदर ऊपर करो कितना है cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, फिर इसका डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर ए। नीचे लाओगे तो ये यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, डिवाइड में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर है। यहाँ से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, पहली बात तो बराबर हो जाएंगे, दूसरी बात 1 हो जाएंगे, या तो इसको ऐसे काट सकते हैं या फिर 1 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा ये साइन स्क्वायर है डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर है, नीचे आ जाएगा, ये दोनों क्या आ जाएगा, ये tan स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, डी। ठीक, सिंपल सा वैल्यू था, सॉल्व करना था, निकालना था, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, आपसे पूछ रहा है कि साइन 2a और 2 sin a
किस बात पे सेम होंगे, ये हमको निकालना है कि ये कौन सा एंगल है जिसमें दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। ठीक, ये हमको देखना है। तो साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, साइन 2a को लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए। ठीक है, बराबर क्या है 2 साइन ए, ये हमको गिवन है। यहाँ से इसको काट देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, साइन ए और कॉस ए एक तरफ, इसको ले आएंगे यहाँ पर, साइन ए बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन ए कॉमन ले लेंगे, साइन ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस ए माइनस का 1 बराबर 0। तो हमारे पास क्या आएगा, साइन ए 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 वैल्यू होती है एंगल 0 की, यानी ए बराबर 0। और कॉस ए बराबर 1 अगर आ रहा है तो कॉस ए मतलब एंगल मतलब 0 होना चाहिए, इसका मतलब एंगल 0 होगा। तो ये कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ऑप्शन जो एंगल 0 है उसकी वैल्यू हमारे पास ये है। दूसरी पहले ही बात, अगर हम सीधे देखते तो 0 पुट करते दोनों बराबर आ जाते, और कोई एंगल में ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, अब क्या है, आपको दिया जा रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी जो क्षेत्रफल वृत्त का है उसका 1/4 हमको एरिया बताना है। क्या है, इसमें भी देख लो, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस दिया है। सर्कमफ्रेंस सर्किल का क्या होता है, सर्किल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। ये कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। तो इसको लिख दो, 2 पाई की वैल्यू कितनी रखोगे, 22/7। आर की वैल्यू कितना है, आर हमें पता नहीं है, 22 से 22 कट जाएगा, यहाँ से आर की वैल्यू कितना आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी सॉल्व करने पे। अब हमें क्या निकालना है, एरिया कितना निकालना है, 1/4, यानी सर्किल का जो एरिया है, सर्किल का एरिया क्या होता है, πr², इसको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, क्योंकि 1/4 हमको निकालना है। ठीक, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमने निकाला है 7/2। 7/2 को 2 बार लिख दो, क्योंकि यही हमको चाहिए था। यहाँ से क्या आएगा, 1 7 से 1 7 कट जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, 2 से 1 2 कट जाएगा, 11 बचेगा, मल्टीप्लाई कर दो 7। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई 7 से होगा 77, 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा 8 आ जाएगा, यानी क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन सी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, इसमें क्या है, कैप्सूल इज कॉम्बिनेशन ऑफ, जो कैप्सूल हमारा होता है दवाई का वो किसका कॉम्बिनेशन है। ये इसका मतलब ये है कि इमेज देखी है तो काम हो जाएगा, नहीं देखी, कैप्सूल तो सभी ने खाया होगा ना। तो ये कैप्सूल जैसे ये बना है, ये ऐसा कैप्सूल कुछ होता है। इसका मतलब क्या है, या तो एक बेलन हो, या तो एक बेलन हो, या फिर 2 अर्ध गोले हों, तो कैप्सूल बन जाएगा। अब कैप्सूल सही से बना नहीं हुआ हो तो क्या है, एक अर्धगोला ये है, एक अर्धगोला ये है, दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैप्सूल हो जाएगा। या फिर एक बेलन हो जाए तो कैप्सूल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक बेलन हो, दो दो अर्धगोले, एक नहीं दो। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। एक बेलन से बन जाएगा या फिर 2 अर्धगोले से, बस इसमें देख लो, 1 सिलेंडर हो या फिर 2 सेमी स्फेयर हो, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, इफ द मीन एंड मोड ऑफ सम डाटा आर, कितना है 32 35 रिस्पेक्टिवली, देन मीडियन। हिंदी में देख लो क्या है, हिंदी में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कुछ आंकड़ों का बहुलक, पहले तो माध्य बहुलक दिया है, आपको माध्यम बताना है। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन क्या होती है, हमारे पास जो बहुलक होता है, बहुलक 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 क्या होता है, बहुलक जो होता है वो 3 टाइम्स क्या होता है, माध्य, माध्यक हो या माध्य कहें, माइनस 2 टाइम्स माध्यम, माध्य सॉरी, ये माध्यक है, ये माध्य, ये कंडीशन होती है। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में कहा जाता है बहुलक को मोड कहा जाता है। मोड 3 टाइम्स होता है किसके, किसके 3 टाइम्स होता है, मीडियन, मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, इसमें लगाना है और वैल्यू निकाल लेना है। हमको गिवन क्या है, बहुलक, बहुलक कितना है 32, निकालना क्या है, ये निकालना है मीडियन, 3 टाइम्स, इसको मान लेते हैं x। गिवन क्या है 2 टाइम्स, मीन कितना दिया है, माध्य 35, इसको रख देते हैं। तो इसको करेंगे 32 प्लस 35, और ये इधर आ जाएगा, राइट साइड कितना आ जाएगा 70, 35 और ये 70 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि बहुलक, अच्छा हम लोगों ने उल्टा कर दिया, बहुलक यहाँ पे है, ये क्रम बदल दिया, ये हमारा बहुलक है, ये इनका जो वैल्यू थी वो चेंज कर दी हमने। लिख देते हैं फिर से। बहुलक कितना है आपका, बहुलक आपका ये बाद में है ना, मोड कितना है 35 है, मीन कितना है, मीन हमारे पास ये कितना है, ये हमारे पास 2 टाइम मल्टीप्लाई 32, तो कितना आ जाएगा 35, ये इधर लाओगे कितना आ जाएगा प्लस का 64, ये आ जाएगा मेरे पास 3x, यहाँ से स्क्वायर करोगे 3x, ये आ जाएगा 99 डिवाइड बाई 3, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 33, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर हमारा आ जाएगा 33। सीधे वैल्यू पुट करना था, कुछ नहीं था इसमें, ऑप्शन डी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, इसमें आपसे कह रहा है कि द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल विल बी, इसमें क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बारंबारता का बहुलक क्या है, मोड पूछ रहा है। बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही हमारे पास होगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, किस अंतराल की है, 19, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस अंतराल में आएगी, 15 और 20 की। यहाँ पर देख लो, मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास मतलब हुआ जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसकी क्लास बतानी है, कौन सा है 15 20, 15 20 यानी बी ऑप्शन, क्या आएगा बी ऑप्शन। अब क्या है, आपसे कह रहा है कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल कितना आएगा, 10 आए, होने की प्रायिकता बताना है। इसमें देख लो इंग्लिश में क्या है, इफ द टू डाइज आर टॉस टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द डाइस इज 10, मतलब जो नंबर निकल के आएगा वो 10 से ज़्यादा आना चाहिए। देखो जब पहला पासा हम उछालते हैं, पहला पासा उछालेंगे क्या आ जाए 5 आ जाए, लेकिन दूसरे पासे में क्या आना चाहिए, अगर 4 आता है तो 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर का सम कितना आना चाहिए 10, तो 4 नहीं आ सकता। अगर 5 आया फिर दूसरे में भी 5 आ गया तो दोनों नंबर का सम कितना आ जाएगा 10, 10 भी नहीं आ सकता, क्योंकि नंबर क्या चाहिए, जो सम आए वो 10 से ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब पहले में अगर 5 आया तो दूसरे में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, या फिर पहले में 6 आया तो दूसरे में क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, या फिर दोनों में 6 आ जाए। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जो पासा उछाला जा रहा है 2 बार, तो उसमें टोटल टॉस कितने हो जाएंगे 6 की पावर 2 यानी 36। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कितनी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कितनी है 3, एक ही आ सकता है, एक ही आ सकता है, एक ही आ सकता है, टोटल कितने आ सकते हैं 36, तो इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 1/12, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/12। लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसके बाद अगला खंड जो है वो अगले लेक्चर में होगा। ये आ गया, इसमें आपसे पूछ रहा है कि 20 है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम प्राप्त होने की प्रायिकता। इसमें देख लो, व्हेन अ डाई इज थ्रोन वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, देखो हमारे पास है, जब हम टॉस करेंगे या तो उसमें 1 आ जाए, या फिर 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। ये 6 पॉसिबिलिटी है, कितनी 6, टोटल पॉसिबिलिटी कितना है 6। लेकिन इवन कौन सा नंबर है, एक 2 है, एक 4, एक 6, यानी या तो 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है 3। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितना है इवन आने की, जो पॉसिबिलिटी है आने की 3, कितने में 6 में, तो कितना आ जाएगा 1/2, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब अगला खंड जो होगा वो अगले लेक्चर में होगा। समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।